हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th साइंस एक्सप्लोरेशन बुक का चैप्टर नंबर 3 उत्तक के बारे में करेंगे। इसका एक भाग मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने पादप उत्तक के विभज्योतक के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 4 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा, तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी उत्तक क्या है। स्थायी उत्तक यानी कि जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं, जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और किसी विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलाइज्ड हो जाती है, कोई विशेष कार्य विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं, स्पेशलाइज्ड बन जाती हैं, तो वे स्थायी उत्तक कहलाते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है, जो उत्तक होता है, ये विभज्योतक उत्तक से ही आता है। बट जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अपना विभाजन करना यानी कि डिवाइडिंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है या वो डिवाइडिंग कैपेसिटी उनकी जो है वो अपनी बंद कर देती हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, किसी पर्टिकुलर काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वे स्थायी उत्तक कहलाती हैं। अब इसमें एक टर्म और है, विभेदन, डिफ्रेंशिएशन। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानते बेटा। विभज्योतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, नई बनी कुछ कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं, जबकि कुछ विभाजन की क्षमता खो देती हैं। ये कोशिकाएं आकार, संरचना और कार्य में परिवर्तन करके विशेष कार्य करने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ही विभेदन कहते हैं। जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अपना विभाजन कार्य बंद करके और कुछ पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर देती हैं, जब उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है या उनकी जो विभाजन क्षमता वो खो जाती है या वो खो देती हैं, तो ये कोशिकाएं अपने आकार और संरचना और कार्य यानी कि इनका काम भी बदल जाता है और विशेष कार्य करने लगती हैं। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, विभेदन या डिफ्रेंशिएशन। बेटा, इन स्थायी उत्तकों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित या मृत दोनों हो सकती है, यानी कि लिविंग और डेड दोनों हो सकती हैं। कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती। कोशिकाओं का आकार एवं कार्य निश्चित होता है। ये पौधे को सहारा, भोजन का संचयन यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, जल एवं खनिजों का परिवहन कि जल एवं खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, और सुरक्षा प्रदान करती हैं यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। ये कुछ विशेषताएं हैं स्थायी उत्तकों की। अब हम स्थायी उत्तकों के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, इसका सबसे पहला कार्य है पौधे को मजबूती प्रदान करना यानी कि उसे कठोर और मजबूत बनाना। जल एवं खनिजों का परिवहन, जल और खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। भोजन का निर्माण, भोजन का बनाना प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और उसका संचयन यानी कि उसको इकट्ठा करके रखना। पौधे की सुरक्षा करना, ये मुख्य कार्य हैं स्थायी उत्तकों के। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस यानी कि संरक्षण उत्तक की। इसकी परिभाषा है, एपिडर्मिस पौधे के पूरे शरीर, जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक कोशिका परत होती है। यह पौधे की त्वचा की तरह कार्य करती है और पौधे को बाहरी हानिकारक प्रभावों से बचाती है। जैसे हमारे शरीर पर हमारी स्किन होती है बेटा, ऐसे ही पौधों पर उसके हर भाग पर जो त्वचा, स्किन की तरह जो परत काम करती है, कोशिकाओं की जो उत्तक काम करता है, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखो, ये पौधे में अधिचर्म उत्तक है, इसको अधिचर्म उत्तक भी कहा जाता है। चर्म यानी कि जो चमड़ी, जैसे हमारी जो स्किन है जिसको चमड़ी बोला जाता है, ऐसे पौधे में ये क्या है, उसकी बाहरी चमड़ी की तरह काम करती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लेयर्स हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं इस उत्तक की, वो एक के साथ दूसरी सटी हुई है और बीच में अंतर कोशिकीय जो जगह है वो भी नहीं है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता यह है, एक परत यानी कि सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर होती है इसमें ऐसे। दूसरा, इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई है, क्लोजली पैक्ड होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, अंतरकोशिकीय जो जगह है वो नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। अभी हमने ऊपर संरचना में भी देखी है। इसकी जो अधिकांश कोशिकाएं हैं वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर तक पहुंच सके।
इसकी बाहरी सतह पर मोमी परत क्यूटिकल होती है। इसकी जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है, क्यूटिकल होती है। और जो क्यूटिकल इसकी जो परत है वो क्यूटीन नामक मोमी पदार्थ से बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, क्यूटीन नामक पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है। शुष्क प्रदेश कौन से होते हैं, जीरोफाइट्स, जैसे रेगिस्तान या मरुस्थल। इनके पौधों में जो क्यूटिकल परत होती है इसकी वो बहुत अधिक मोटी होती है ताकि पानी कम से कम इससे बाहर निकले। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप ये देखेंगे इसकी जो बाहरी परत है वो क्या है, क्यूटिकल है, और ये मोमी होती है और क्यूटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूटीन की, क्यूटीन नामक पदार्थ की बनी होती है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी और चिकनी होती है। अब इस एपिडर्मिस के कार्य क्या है बेटा, इसके बहुत सारे कार्य हैं, हम एक एक करके हर कार्य को जानेंगे। सबसे पहले है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस पौधे की रक्षा करती है, किस किस चीज़ से रक्षा करती है, यांत्रिक चोट, मैकेनिकल इंजरी, बाहर से कोई चोट होती है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं एवं कवकों से, यानी कि उनको अंदर एंटर नहीं करने देती ताकि वो बीमार ना हो जाए, कीट पतंगों से, धूल और वायु प्रदूषण से, अधिक ताप और तेज धूप से, इन सब से एपिडर्मिस पौधे की सुरक्षा करती है, इसीलिए इसे सुरक्षात्मक ऊतक भी कहा जाता है। दूसरा कार्य है जल की हानि को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। एपिडर्मिस पर उपस्थित जो क्यूटिकल परत है जो क्यूटीन की बनी हुई है, मोमी पदार्थ की, वो पौधे से जल के वाष्पीकरण को कम करती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो पौधे से पानी का हाश्र होता है उसको कम करने की कोशिश करती है, यानी कि पौधे से पानी को बाहर नहीं निकलने देती। स्पेशली जो पौधे मरुस्थल या कम जल वाले इलाकों में मिलते हैं। इसका महत्व क्या है, पौधे को सूखने से बचाती है, जल का संरक्षण करती है। रेगिस्तानी पौधों में मोटी क्यूटिकल होती है जो जल की हानि को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले ही पानी की कमी होती है और अगर पानी उसमें से निकलेगा तो पौधा जल्दी सूख जाएगा। तो उस पौधे को वहाँ पर सर्वाइवल में क्यूटिकल बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और कह सकते हैं कि हम एपिडर्मिस उसकी मदद करता है। तीसरा काम है गैसों का आदान प्रदान। पत्तियों की जो एपिडर्मिस होते हैं उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। एक बार हम इसकी संरचना फिर से देखते हैं। ये देखिए, जो ये है ये रंध्र है, ये एपिडर्मल जो लेयर होती है पौधों की बाहरी जो परत है उसी में मौजूद होते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र की परिभाषा क्या होगी, पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसकी संरचना हम डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये पत्ती में ऐसे नज़र आते हैं जब हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। ये रंध्र है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, बीच में क्या है, द्वार है, रंध्र द्वार इसे बोला जाता है। इसकी साइड में दो प्रोटेक्शन के लिए गार्ड सेल्स है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहा जाता है, और साइड में ये जो सतह आपको नज़र आ रही है ये अधिचर्म कोशिकाएं हैं, यानी कि एपिडर्मल कोशिकाएं हैं। ठीक है, और जो ये द्वार कोशिकाएं हैं इनमें आपको ग्रीन ग्रीन कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो संरचना नज़र आ रही है ये हरित लवण, इन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है वो मौजूद होता है। और ये हरे रंग का वर्णक ही पौधों की किस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको आपको कॉपी में भी बनाना चाहिए। अब एक रंध्र के क्या क्या कार्य होता है, एक रंध्र की क्या संरचना है वो देखते हैं। सबसे पहले एक रंध्र में एक रंध्र छिद्र होता है जो ये बीच में होता है। ठीक है, ये वाला रंध्र छिद्र होता है और इसके अंदर दो रक्षक कोशिकाएं होती है, दो गार्ड सेल्स होती है। इनका कार्य क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान। दूसरा, इनकी वजह से ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। तो एपिडर्मल के कार्यों में ये भी आता है। फोर्थ है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों से पानी का यानी कि जल का वाष्प के रूप में, भाप के रूप में हाश्र या बाहर निकलना।
पौधों में पत्तियों से पानी का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के भी कुछ लाभ हैं। पहला, ये जड़ों से जल ऊपर पहुंचता है। इस प्रक्रिया के कारण ही जो जड़ होती है पौधे की, उनसे, क्योंकि ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है एक सक्शन पुल क्रिएट करती है और उसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। दूसरा, पौधा ठंडा रहता है। जल एवं खनिजों का परिवहन, जब पानी जड़ों से पौधे की ऊपरी भाग की तरफ जाता है तो वो अपने साथ खनिज लवणों को भी घोल के लेके जाता है मिट्टी से, तो उसमें भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मदद करती है। अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है और पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा ही बाहर निकलता है। पांचवा कार्य है एपिडर्मल सेल्स का, एपिडर्मल ऊतक का हम कह सकते हैं। जड़ों की जो एपिडर्मस से जो मूल रोम, आपने देखा होगा जो जड़ें होती है उनसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें मूल रोम या रूट हेयर्स कहते हैं। इनका काम क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, पहले वो जान लेते हैं। एपिडर्मिस की कोशिका का पतला उभार होते हैं। ये जीवित एवं पतली कोशिका भित्ति होती है। मिट्टी के कणों के बीच पहुंचकर जल को अवशोषित करती है ये। तो इसके कार्य क्या होंगे? पहला कार्य है जल का अवशोषण, यानी कि जल को अवशोषित करके सोख कर मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाना। दूसरा, खनिज लवणों का अवशोषण, जल का अवशोषण होगा तो उसमें घुलकर खनिज लवणों का अवशोषण भी होगा। और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें मूल रोम कहा जाता है, ये सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अवशोषित किया जा सके। अब बात कर लेते हैं हम क्यूटिकल के बारे में भी। क्यूटिकल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मल ऊतक है उसकी जो बाहरी परत है वो उसको क्यूटिकल कहते हैं और वो क्यूटिकल से ढकी होती है और ये क्यूटिन की बनी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके काम क्या है, किससे बनी होती है? एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाली मोमी परत, जो चिकनी परत होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। ये किससे बनी होती है? ये क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ से बनी होती है। इसके कार्य हैं, ये जल की हानि कम करती है। क्यूटिकल रोगाणुओं से रक्षा करती है पौधे को सूखने से बचाती है और अत्यधिक गर्मी में सुरक्षा प्रदान करती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? एपिडर्मिस के जो कार्य है इनको याद रखने की क्या ट्रिक है? सुरक्षा, जल संरक्षण, रंध्र, मूल रोम। आप इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। यानी एपिडर्मिस क्या क्या काम करती है? पौधे की सुरक्षा करती है, जल की हानि रोकती है, गैसों का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा है, जिसमें रंध्रों की भूमिका होती है, जड़ों द्वारा जल एवं खनिजों का अवशोषण, मूल रोम। अब जो स्थायी ऊतक है बेटा उसके प्रकार हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जो सरल स्थायी ऊतक है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ये इसका मुख्य पार्ट है। जो सरल स्थायी ऊतक है इनको सिंपल इसीलिए कहा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये पौधे को सहारा, भोजन का संग्रहण तथा मजबूती प्रदान करते हैं। ये इसके मुख्य कार्य हैं सरल स्थायी ऊतक के। इस सरल स्थायी ऊतक के भी 3 प्रकार है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा की क्या विशेषताएं हैं? इसकी कोशिकाएं मुख्यतः जीवित होती हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि जो एक कोशिका है दूसरी कोशिका, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है। इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है भोजन का संग्रहण करना, भोजन को इकट्ठा करना, प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक होने पर इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जब पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी और इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, हरित लवक मौजूद होगा, तो इसका नाम इस पैरेन्काइमा का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान होता है, जल संग्रहण होता है पैरेन्काइमा के द्वारा, जलीय पौधों में तैरने में सहायता करती है और जलीय पौधों में वायु संग्रह भी करती है। इसीलिए पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहा जाता है, जब एयर कैविटीज़ मौजूद होती है और ये वायु का संग्रहण करती है। सेकंड टाइप है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो भी जीवित होती हैं।
कोनों पर कोशिका भित्ति मोटी होती है। मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं और यहाँ पे कोनों पर जो इसकी कोशिका भित्ति होती है कोलेनकाइमा की, वो मोटी होती है। इसका मुख्य काम है पौधे को लचीलापन प्रदान करना। अंतरकोशिकीय स्थान भी कम होता है, पैरेन्काइमा से कम होता है और स्क्लेरेन्काइमा से ज़्यादा होता है। इसका कार्य है पौधे को मजबूती देना और पौधे को लचीलापन प्रदान करना। जब पौधा छोटा होता है, ग्रीन होता है, तो आपने देखा होगा आंधी या तूफान या तेज हवाएं आती है तो वो टूटता नहीं है, वो सिर्फ मुड़ जाता है। तो पौधे के अंदर जो ये लचीलापन आता है, ये किसकी वजह से आता है? कोलेनकाइमा की वजह से आता है। इसके अलावा कोलेनकाइमा का काम है तनों एवं पत्तियों को मुड़ने पर टूटने से बचाना, तने एवं पत्तियों को सहारा देना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में मृत कोशिकाएं होती है। इसमें मृत कोशिकाओं से बना सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका भित्तियां लिग्निन की जमाव के कारण अत्यधिक मोटी एवं कठोर हो जाती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो काफ़ी मोटी होती है, किसके कारण? लिग्निन नाम के केमिकल के, रसायन के डिपोजिशन के कारण, जमाव के कारण। ठीक है, हमें ये नाम याद रखना है, लिग्निन। इसके कारण इसकी जो भित्ति है वो काफ़ी मोटी हो जाती है और ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? मृत कोशिकाएं मृत होती हैं, कोशिका भित्ति बहुत मोटी एवं लिग्निन युक्त होती है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा था, कोलेनकाइमा में कम हो गया और इसमें होता ही नहीं। पौधे के कठोर भागों में पौधे के जो मजबूत और कठोर भाग है उनमें स्क्लेरेन्काइमा मिलता है। इसके काम क्या हैं? पौधे को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करना, बीज एवं फलों के कठोर आवरण बनाना, जैसे अखरोट वगैरह में जो बाहरी जो कवर है वो कितना ज़्यादा मजबूत होता है, वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। कोकोनट हस्क, नारियल का आपने देखा होगा जो रेशा है, नारियल का जो कवर है वो भी इसी का बना होता है। पौधे को टूटने से बचाना और यांत्रिक सहारा देना, ये इसके मुख्य काम है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है नारियल के रेशे में, अखरोट की जो कठोर खोल होती है, बीजों का जो कठोर आवरण होता है, और ये तने में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा जो पेड़ का जो तना होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ब्राउन कलर की जो छाल होती है, इसमें बेटा सुबेरीन नाम का एक पदार्थ होता है, रसायन होता है, जिसकी वजह से ये इतना कठोर हो जाता है। आपको लिग्निन और सुबेरीन दोनों केमिकल्स के नाम याद रखने हैं। और कहाँ मिलता है? पत्तियों की शिराओं में। आपने देखा होगा जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो सिरा होती है, स्पेशली कई बार जो बीच वाली मध्य शिरा होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, वो भी किसकी बनी होती है? वो भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। तो हमें याद क्या रखना है? लिग्निन की वजह से स्क्लेरेन्काइमा में कठोरता और मजबूती आती है। अब इन तीनों ऊतकों के कार्यों को याद करने की एक ट्रिक है, पीसीएस। पीसीएस मीन्स पी मीन्स पैरेन्काइमा, सी मीन्स कोलेनकाइमा, एस मीन्स स्क्लेरेन्काइमा। पी के पैरेन्काइमा के काम क्या है? पैकेजिंग, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। और कोलेनकाइमा में क्या प्रॉपर्टीज़ और काम है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कॉर्नर थिकनिंग, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है वो मोटे होते हैं, कोनों पे से जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा का काम है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है, मजबूती प्रदान करना और यांत्रिक सहायता करना, ये इसके कार्य हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से तीनों में तुलना कर सकते हैं। जैसे जो पैरेन्काइमा है इसकी जो कोशिकाएं वो जीवित हैं, कोलेनकाइमा की भी जीवित है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में कैसे है? मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, इन तीनों की कोशिकाओं को डायग्रामेटिकली यहाँ दिखाया गया है। कोशिका भित्ति पैरेन्काइमा की पतली और सेलुलोज की बनी है, लेकिन कोलेनकाइमा की कोनों पर से असमान मोटी होती है और सेलुलोज व पैक्टिन की बनी है, और जो स्क्लेरेन्काइमा है ये लिग्निन की बनी होती है। आमतौर पर ये गोल अंडाकार और बहुभुजीय होती है, ये लंबी बेलनाकार और बहुभुजीय होती है, ये लंबी रेशेदार और अनियमित होती है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होता है, इनमें अल्प यानी कि बहुत कम, ना के बराबर होता है, और इनमें अनुपस्थित होता है। पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण, भंडारण, गैसों का आदान प्रदान, पुनरुत्थान, मरम्मत आदि, क्योंकि ये जीवित कोशिकाएं होती है। कोलेनकाइमा का कार्य है युवा भागों को लचीलापन और सहारा देना जब पौधा छोटा होता है, और स्क्लेरेन्काइमा का कार्य है पौधे को मजबूती, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करना। फिर इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? मूल, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज के भीतर लगभग सभी भागों में
कोलेनकाइमा मौजूद होता है तने के कोनों पर, पत्ती डंठल में, पत्ती की शिराओं के आसपास। स्क्लेरेनकाइमा तने, पत्तियों की शिराओं, बीजों के आवरण, फलों के छिलके, नारियल की जटा आदि में। तो यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकते हैं बेटा, आलू, सेब, पत्ती का मध्य भाग, यहाँ पे कद्दू की लता के तने के कोने, पत्ती की शिराएं, ये नारियल की जटा आपको दिखाई दे रही होगी, रेशे जिसे हम बोलते हैं, अखरोट का खोल, गन्ने के रेशे, इन सब में क्या मौजूद होता है? स्क्लेरेनकाइमा। अगर संक्षेप में समझे, अगर शॉर्ट में अगर हम जाने तो पैरेन्काइमा पौधे का आधारभूत ऊतक होता है, अधिकांश कार्य यही करता है। कोलेनकाइमा लचीला सहायक ऊतक होता है, युवा भागों को सहारा देता है। स्क्लेरेनकाइमा कठोर सहायक ऊतक होता है, पौधे को मजबूती और सुरक्षा देता है। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतकों में जटिल स्थायी ऊतक की। दो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जटिल स्थायी ऊतक होते क्या है ये जान लेते हैं। ऐसे स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उनको हम सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं, और जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों तथा सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करें उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। अब हम संवाहक जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में संवहन ऊतक विशिष्ट ऊतक होते हैं, यानी कि विशेष ऊतक होते हैं। संवहन का अर्थ होता है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए पौधे के अंदर, जो पानी, खनिज और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन ऊतकों को जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ काम करती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है इसके अंदर, पर ये मिलकर कार्य एक ही करती है, संवहन का कार्य। संवहन ऊतकों के प्रकार, पहला प्रकार है जाइलम। परिभाषा देख लीजिए, जाइलम पौधे की जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने वाला ऊतक है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल यानी कि पानी और खनिज लवणों का परिवहन करना। इसे जल परिवहन ऊतक या वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसके काम क्या हैं? कार्य देख लीजिए, जल का परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन, पौधे को मजबूती प्रदान करना। कंपोनेंट्स क्या है? ये कौन कौन सी कोशिकाओं से या किन किन घटकों से बना हुआ है? सबसे पहला घटक है जाइलम का ट्रैकिड, और ये बेसिकली मृत कोशिकाएं हैं, लंबी और नुकीली होती है, जल का परिवहन इनका कार्य है। दूसरा जो इनका घटक है वो है वाहिकाएं, वेसल्स जिन्हें बोलते हैं। ये भी मृत कोशिकाएं हैं, नली जैसी संरचना है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इनके अंदर, क्योंकि इनका कार्य ही क्या है जाइलम का? पानी का संवहन करना और जल को तेजी से ऊपर पहुंचाती है। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम का एकमात्र जीवित भाग है ये, सारी जितने भी घटक है जाइलम के वो मृत है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर। इसके अतिरिक्त सारे के सारे जो भाग है इसके वो मृत हैं। भोजन संग्रहण करता है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का संग्रहण करना। फोर्थ घटक है इसका जाइलम रेशे। इसमें भी कैसी कोशिकाएं? मृत कोशिकाएं, और ये पौधे को मजबूती देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें याद रखना है, ट्रैकिड, वाहिकाएं एवं जाइलम रेशे ये मृत होते हैं, केवल जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होती है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। दूसरा संवहन ऊतक है फ्लोएम। परिभाषा देख लेते हैं। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन, पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने वाले ऊतक को फ्लोएम कहते हैं। इसे भोजन परिवहन ऊतक, फूड कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसके कार्य क्या क्या है? भोजन का परिवहन, भोजन का संग्रहण और पौधे के विभिन्न भागों तक शर्करा पहुंचाना, कार्बोहाइड्रेट को या मंड को पहुंचाना। फ्लोएम के घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है चालनी नलिका, सीव ट्यूब बोलते हैं। लंबी कोशिकाएं होती है, सिरों पर छिद्र युक्त भित्तियां होती है, ऐसे इसके अंदर छेद होते हैं, अगर हम इसका ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो, ठीक है, बीच बीच में ऐसे परफोरेटेड जैसे छलनी होती है। सहचारी कोशिका कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ये हेल्प करने के लिए होती है। जीवित कोशिकाएं होती है, चालनी नलिकाओं की सहायता करती है। सीव ट्यूब्स जो होती है उनकी ये सहायता करती हैं। शर्करा के लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य भी करती है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनता है उसको लोड करना ले जाने के लिए, और उसको अनलोड करना टारगेट ऊतक या टारगेट भाग पर,
तो वो कार्य भी सहचारी कोशिका ही करती है। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के जैसे हमने काम पढ़े हैं, इसका मुख्य कार्य है भोजन का संग्रहण करना, तो यहाँ भी इसका कार्य क्या होगा, भोजन का संग्रहण करना। इसके अलावा जो राल होते हैं, रेजिन या टैनिन्स या लेटेक्स वगैरह, रबड़ वगैरह के पौधों में, उसका स्टोरेज भी यहीं होता है। फोर्थ है फ्लोएम रेशे। स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, और क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का कार्य है मजबूती प्रदान करना, तो इन रेशों का कार्य भी क्या है, पौधे को मजबूती प्रदान करना। अब जाइलम और फ्लोएम को की तुलना आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये तुलना तालिका है, ये सिर्फ जाइलम के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन से 4 घटकों से बना हुआ है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इसकी विशेषता यहाँ पे है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये कहाँ कहाँ मिलता है, स्थान क्या है, यहाँ पे इनका सारा परिवहन का कार्य, कौन किसको लेके जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना लेंगे। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। पादपों में जो टिश्यू सिस्टम है या ऊतक तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊतक तंत्र होता क्या है। जब अनेक ऊतक मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं तो उन्हें ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले आता है इसमें डर्मल ऊतक तंत्र। डर्मल जो वर्ड है वो त्वचा के लिए यूज होता है, जिसे त्वचीय ऊतक तंत्र भी कहा जा सकता है या त्वचीय ऊतक तंत्र कहते हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके काम क्या क्या हैं? इसका पहला कार्य है पौधे की बाहरी सुरक्षा, जल की हानि रोकना, यानी कि जो एपिडर्मिस के काम थे, एपिडर्मल टिश्यू के, एपिडर्मल ऊतक के, वही इसके है। रोगाणुओं से रक्षा, इसमें कौन कौन से ऊतक शामिल है, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। दूसरा है ग्राउंड ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह डर्मल ऊतक तथा संवहन ऊतकों के बीच पाया जाता है। जो संवहन ऊतक हमने पढ़े हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बीच और जो बाहरी परत एपिडर्मिस, उनके बीच का जो टिश्यू सिस्टम है या ऊतक तंत्र है, उसको ग्राउंड ऊतक तंत्र कहते हैं। इसके अंदर शामिल है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। काम क्या क्या है, जो इनके काम है इन तीनों के, वही इसके कार्य रहेंगे। भोजन का संग्रहण करना, प्रकाश संश्लेषण, लचीलापन देना, पौधे को सहारा देना, ठीक है। और थर्ड ऊतक तंत्र है संवहन ऊतक तंत्र। इसमें शामिल है जाइलम, फ्लोएम, और कार्य जो इन दोनों के हैं, जैसे जाइलम का काम है जल एवं खनिजों का परिवहन, फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन। तो बेटा ये हमारा पार्ट 2 था। इस पार्ट 2 के साथ आपका पादप ऊतक जो है, ऊतकों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कंप्लीट होती है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।